अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इसराइल की जो लड़ाई है ये और ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, और सीरियस इसलिए कि पिछले एक हफ़्ता में तकरीबन 5 मरतबा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रूस की वजारत ख़ारजा की तरफ से ट्रंप को धमकी दे दी गई है, अमेरिका को धमकी दे दी गई है कि वो इसराइल की मदद करना बंद करे, वो ईरान और इसराइल की लड़ाई में ना आए। रूस की तरफ से बार बार ये भी कहा गया कि अगर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का ज़रा भी नुकसान हुआ तो रूस इसके लिए सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार मानेगा। रूस के सदर चाहे तो बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात कर सकते हैं, उनको भी ये धमकी दे सकते हैं या इजराइल को धमका सकते हैं, लेकिन रूस की तरफ से सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दी जा रही है। इधर चीन की तरफ से भी लगातार अब ईरान की खुलकर हिमायत की जा रही है। लेकिन इन खबरों के बीच में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सऊदी अरब ने अब खुलकर ईरान का समर्थन करना शुरू कर दिया है। पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में यह खबर चल रही है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को कैसे तबाह करना है, और जो सबसे अहम है ईरान में न्यूक्लियर साइट जिसको फोर्डो कहा जाता है, तो फोर्डो पर कैसे हमला करना है, कैसे उसको तबाह बर्बाद करना है, ईरान के बस का भी ये नहीं है। और ईरान फोर्डो साइट को तबाह करने के लिए या उस पर हमला करने के लिए बार बार अमेरिका से मदद मांग रहा है। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका इस जंग में आ जाए, लेकिन अमेरिका ने वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दिया है कि फ़िलहाल उसका कोई फ़ैसला नहीं है। व्हाइट हाउस ने रात पूरी दुनिया को ऐलान करके कह दिया कि अगले 2 हफ्ते में ट्रंप फैसला करेंगे कि आया वो ईरान के साथ इस जंग में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। और 2 हफ्ते का टाइम लिया है अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत करने के लिए या टॉक को आगे बढ़ाने के लिए कि किसी भी तरह बातचीत के ज़रिए मसला आगे बढ़े। पिछले एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने फ्रांस से बातचीत की है, फ्रांस के फॉरेन सेक्रेटरी से कह लीजिए, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने बातचीत की है, और कहा गया है कि वो दोनों मिलकर के कोशिश करेंगे कि ईरान से बातचीत हो, कैसे डायलॉग को आगे बढ़ाना है। हालांकि जब ईरान के लोगों से, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल है, दानिशवरान है, जर्नलिस्ट है, उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा अयतुल्ला खामनाई और यहाँ की जो क़यादत है अमेरिका के किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती है, न ही उनके साथ अब डायलॉग पॉसिबल है, ना मुज़ाकरात पॉसिबल है, क्योंकि पहले भी अमेरिका के साथ डायलॉग का सिलसिला जारी था और बातचीत के दौरान ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और ईरान को 100% यकीन है कि इस हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका की परमिशन से इजराइल ने हमला किया है। शुरू में अमेरिका ने ऑफिशियली इनकार किया था, बाद में ट्रंप ने बाज़ाब्ता उसको एक्सेप्ट किया, और अब ईरान ने पूरी दुनिया को सबूत दिखा दिया है कि किस तरह अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी चाहता है कि पूरी दुनिया को ये पता चले कि इजराइल अकेले नहीं है, बल्कि अमेरिका पूरी तरह उसके साथ खड़ा है। अब जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि ईरान में जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स है उसको कैसे तबाह करना है, और ये बात कन्फर्म है कि वो इजराइल के बस का नहीं है। इजराइल पिछले 8 दिनों से लगातार ईरान और ईरान के मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट कर रहा है, वो एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहाँ पर आकर बम बरसा रहा है। इजराइल ने कई मरतबा दावा किया कि उसने ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, 50 साल पीछे ढकेल दिया है। लेकिन अब फिर यही रिपोर्ट आ गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ईरान का जो न्यूक्लियर का पूरा असासा है, उसका जो यूरेनियम है, वो सारा का सारा महफूज है, सुरक्षित है, और पहले ही ईरान ने उसको सेफ जगह मुंतकिल कर दिया था। और अब फोर्डो साइट को कैसे तबाह करना है, ये इजराइल के लिए दर्द सर बना हुआ है। अमेरिका से मदद मांगी जा रही है, और इधर रूस ने 1-2 बार नहीं 5 बार मना कर दिया है। और जो सबसे अहम है वो ये कि सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके कहा है, अमेरिका को सऊदी अरब ने खबरदार किया है कि वो ईरान में मौजूद न्यूक्लियर साइट्स पर हमला ना करे। अगर ऐसा हुआ तो पूरे खित्ते की, पूरे इलाका की जो प्रॉब्लम है बढ़ जाएगी, ये जंग भी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ऐसे भी ईरान और इजराइल के दरमियान जो जंग चल रही है तो इसका जो असर है पूरे मिडिल ईस्ट पर है, पूरे खित्ते पर है। दुबई आने वाली बहुत सारी फ़्लाइट्स ने, उसकी जो कंपनी एयरलाइंस, उसने उसको कैंसिल कर दिया है। दूसरे देशों की जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक है वहाँ आने वाली एयरलाइंस अब मनसूख हो रही है,
फ़्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। और अगर मशरिक़ वस्ता पर असर पड़ेगा तो फिर पूरा असर यूरोप पर भी होगा, अमेरिका भी होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट और यूरोप का इन दोनों बहुत मजबूत कनेक्शन बन गया है। तो इन तीन रहनुमाओं ने अब खुलकर ईरान का समर्थन करना शुरू कर दिया है और इसलिए कहा जा रहा है कि अभी जो मामला है बहुत सीरियस हो गया है। अब देखिए, ये खबर CNN ने शायद की है कि सऊदी न्यूक्लियर रेगुलेटर सेज अटैक्स ऑन पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सऊदी अरब ने ईरान के बयानिया को एक्सेप्ट कर लिया है। ईरान यही कहता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल मकसद के लिए है, वो हथियार बनाने के लिए नहीं है, बम बनाने के लिए नहीं है। ईरान का बाज़ाब्ता फतवा भी है 2003 का वहाँ के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब का कि कोई भी ऐसा हथियार बनाना जायज़ नहीं है जो इंसानियत के लिए तबाहकुन ख़तरा हो, और एटम बम उसी में आता है। तो एटम बम के ख़िलाफ़ ईरान का फतवा भी मौजूद है और ईरान ने हमेशा कहा कि उसका जो एटमी साइट्स है, वो जो एटमी तवानाई हासिल कर रहा है, तो ये पूरा जो उसका न्यूक्लियर प्लांट है वो पुरअमन मकसद के लिए है, पीस के लिए है। और अब सऊदी अरब ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। अब टाइटल ही देखिए कि सऊदी न्यूक्लियर रेगुलेटर सेज अटैक्स ऑन पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो सऊदी अरब मान रहा है कि ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो पीसफुल है, वो डेंजरस नहीं है, वो हथियार नहीं है, और अगर इस पर हमला होगा तो ये इंटरनेशनल लॉ की, कानून की खिलाफ वर्जी होगी। जब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था उस वक्त भी सऊदी अरब ने सबसे पहले सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत की थी, उसको ईरान की खुद मुख्तारी पर, सॉवरेनिटी पर हमला करार दिया था और कहा था कि ये सीधी सीधी जारहियत है और इजराइल के ख़िलाफ़ एक्शन होनी चाहिए। और आज जब फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की बातचीत हो रही है तब भी सऊदी अरब ने खुलकर ईरान का साथ दिया है। उसके अलावा रूस ने भी इजराइल को और अमेरिका को धमकी दी है, और जो मैंने शुरू में बताया कि रूस की तरफ से 5 मरतबा अब तक बयान जारी हो चुका है और रूस सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे रहा है। पिछले दिनों रूस के सदर और चीन के सदर के दरमियान तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई और इन दोनों मुल्कों ने बातचीत के बाद एक स्टेटमेंट भी जारी किया और इन दोनों मुल्कों ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि ईरान और इजराइल की लड़ाई में अमेरिका को खुलकर नहीं आना है। रूस का यह भी मानना है कि ईरान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको रूस का भी सपोर्ट हासिल है, रूस के साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं और रूस ने कहा कि रूस के जो साइंटिस्ट है वो वहाँ काम करते रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा, न्यूक्लियर साइट्स को नहीं बंद किया जाएगा, और अगर हमला हुआ और रूस के किसी साइंटिस्ट की उसमें हलाकत हो जाती है, रूस के मफाद को नुकसान पहुँचता है, तो रूस इसे खुद पर हमला तस्वुर करेगा। और रूस की ये जो धमकी है बहुत बड़ी है। हालांकि जब पहले दिन ये लड़ाई शुरू हुई तो रूस और जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है और अमेरिका के सदर जो ट्रंप है, उन दोनों के दरमियान 1 घंटे तक बातचीत हुई और पुतिन ने सालसी कराने की जिम्मेदारी निभाई और पेशकश की, कहा कि मैं इस लड़ाई को, इस तनाज़ो को ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। उस वक्त तो ट्रंप ने उसको वेलकम किया, पॉजिटिव अंदाज में इस बात का ट्रंप ने जिक्र किया, लेकिन 2 दिन बाद ट्रंप ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि रूस पहले यूक्रेन के साथ अपने तनाज़ों को, अपने झगड़े को ख़त्म कर ले, फिर वो किसी और मुल्क के झगड़े को ख़त्म करेगा। इधर कुछ मसलों पर रूस और चीन के दरमियान भी इख्तलाफ है, लेकिन ईरान के साथ चीन भी आ गया है, रूस भी आ गया है और दोनों का ईरान के साथ मफाद जुड़ा हुआ है। जो चीन का सी पैक है वो सीधे ईरान से जुड़ा हुआ है और ईरान की मदद से ही चीन पूरे मिडिल ईस्ट तक पहुंचना चाहता है बाय रोड। तो ईरान के बगैर चीन का ये मंसूबा पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट तक पहुंचने का रास्ता है तो अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान होकर के, लेकिन बीच में ईरान आएगा ही, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो चीन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान या अफ़गानिस्तान हो करके ईरान, इसलिए ईरान की जो लोकेशन है चीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और चीन नहीं चाहेगा कि ईरान का किसी तरह नुकसान हो। इधर रूस के साइंटिस्ट वहाँ मौजूद है और सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब में और ईरान में बहुत पुरानी लड़ाई मानी गई है, लेकिन ईरान और सऊदी अरब की इस लड़ाई को ख़त्म करने का काम भी चीन ने ही किया था और चीन ने पिछले दिनों इन दोनों देशों के दरमियान समझौता कराया और एक ऐसा माहदा हुआ कि सऊदी अरब और
ईरान में सफारती रिश्ता पहले से अच्छी तरह बहाल हो गया, जो लड़ाई थी वो लड़ाई ख़त्म हो गई और अब कई मौक़ों पर दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ देते हैं। सऊदी अरब में अमेरिका का फ़ौजी अड्डा मौजूद है, लेकिन सऊदी अरब ने पहले ही कह रखा है कि वो अपनी ज़मीन को अमेरिका को इस्तेमाल करने नहीं देगा ईरान पर हमले के लिए। और जब सऊदी अरब का ये मौक़िफ़ है तो फिर जितने मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं जहाँ अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, खा वो कतर हो या मुत्तहिदा अरब इमारात हो, ओमान हो, बहरैन हो, कुवैत हो, उन सब ममालिक की सरज़मीन का इस्तेमाल करना भी अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब एक और ख़बर देखिए, दरअसल CNN ने एक तज्ज़िया शाये किया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान जो मीटिंग हुई है, जो बातचीत हुई है, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, दुनिया में 3 ऐसे ममालिक हैं जिनकी आर्मी सबसे बड़ी है, जो सबसे ताकतवर हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, उसके बाद रूस है और फिर चीन है। रूस एक ज़माने में अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल था और रूस की जो सल्तनत है बड़ी पुरानी है। रूस दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पर आज तक दुनिया का कोई मुल्क कब्ज़ा नहीं कर सका है। रूस के अंदर कोई आर्मी दाखिल नहीं हो सकी है। तो रूस की जो अपनी ताकत है वो अरसे से बरकरार है, हालांकि रूस को कई मरतबा नुकसान भी हुआ। उसके बाद इन दिनों चीन एक उभरती हुई ताकत है। चीन का जो गलबा है दुनिया में बढ़ता जा रहा है और माशी तौर पर चीन बहुत आगे बढ़ रहा है और चीन की बढ़ती हुई ताकत ने ही अमेरिका की नींद हराम कर रखी है। अमेरिका को लगातार इस बात का एहसास है कि चीन जिस तरह आगे बढ़ता जा रहा है, अगर उसकी रफ्तार यही रही तो माशी तौर पर अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा, अमेरिका का जो दबदबा है दुनिया में कम हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू दुनिया में कम हो जाएगी और चीन आगे बढ़ जाएगा। अभी भी चीन ने हर चीज़ का अमेरिका के ख़िलाफ़ टोर निकाल रखा है। चीन में ये तमाम सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल कुछ भी नहीं है। इन सब का इनके पास अपना ऑप्शन मौजूद है, अपना सोशल मीडिया ऐप है और सारी चीज़ों का ऑप्शन चीन के पास मौजूद है। और इसीलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि चीन आगे बढ़े। और अगर अमेरिका खुलकर इस जंग में आ जाता है, ईरान के ख़िलाफ़ वो इज़राइल का साथ देता है, तो यकीनी तौर पर चीन भी ईरान का साथ देने लगेगा। रूस साथ देने का बाज़ाब्ता ऐलान कर चुका है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तो ये भी कई बार कहा कि उन्होंने ईरान से कहा था कि वो रूस का हथियार ले लें, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को ले लें। रूस के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत पावरफुल है और इंडिया के पास भी यही एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ईरान ने खुद इनकार कर दिया था और कहा था कि हमारे पास अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और इसी से अपने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। उसके अलावा रूस ने उसको जदीद जंगी तैयारा देने का भी ऑफ़र किया था, लेकिन ईरान ने कहा कि उसका जो मिज़ाइल है, उसके पास ये जो टेक्नोलॉजी है वही काफ़ी है इज़राइल को हराने के लिए, क्योंकि फ़ाइटर प्लेन का इस्तेमाल करना इन दिनों ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इराक़ का जो एयर स्पेस है या जो जॉर्डन का एयर स्पेस है, ये जो फ़िज़ाई पूरा मामला है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। इज़राइल के लिए वहाँ एक्सेस करना बिल्कुल आसानी है। और रूस सिर्फ़ ईरान को हथियार देने की बात नहीं करता है, बल्कि दुनिया के कई सारे ममालिक ऐसे हैं जहां जो हथियार इस्तेमाल होते हैं तो रूस के ही होते हैं। अब उन देशों के पास फ्रांस से हथियार आने लगा है या कहीं और से आने लगा है। तो इज़राइल के पास जो कुछ है, उसकी जितनी ताकत है, उसका जो भी हथियार है वो अमेरिका का दिया हुआ है, अमेरिका भी भेज रहा है। लेकिन ईरान अपने दम पर लड़ रहा है और यही ईरान की खूबी है। और आप इसको आसान मत समझिए। अमेरिका की तरफ से कहा जाता है अनकंडीशनल सरेंडर करो, बार बार धमकी दी जाती है। इज़राइल हर लम्हे कहता है कि हमारा हमला और तेज़ हो जाएगा, खामनई को कत्ल करने की धमकी दी जाती है। इसके बावजूद ईरान की तरफ से कहा जाता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम हर हमले का जवाब देंगे। तो ये सिर्फ धमकियां नहीं दी जा रही है। 13 जून को जब इज़राइल ने ईरान पर हमला किया और पहले दिन के हमले में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, तो पूरी दुनिया का पहला तज्ज़िया यही था कि ईरान पिछले 40 सालों से, या कह लीजिए इनकलाब के बाद 1979 से लगातार अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगा रहा है, इज़राइल के ख़िलाफ़ नारे लगा रहा है। आप ईरान जाएंगे तो आपको अमेरिका और इज़राइल की दुश्मनी इस तरह नज़र आएगी कि अगर किसी आप होटल में जाएंगे तो वहाँ पाँव रखने की
जो जगह होगी वहाँ पर अमेरिका और इजराइल का आपको झंडा मिलेगा। अगर वहाँ टॉयलेट में जाएंगे तो टॉयलेट के बाहर गेट पर अमेरिका और इजराइल का आपको झंडा मिलेगा। कई जगह रोड पर भी अमेरिका और इजराइल का झंडा मिलेगा जिस पर कदम रख करके चलना पड़ता है। तो इस तरह ईरान में अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है, दुश्मनी पाई जाती है। और 13 जून के हमले को जब ईरान नहीं रोक सका तो पूरी दुनिया ने यही तज्ज़िया किया कि ईरान सिर्फ खोखले नारे लगाता रहा है, नफ़रत पैदा करता रहा है, दुश्मनी करता रहा है, लेकिन उसने अमेरिका और इजराइल से हमला करने की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। लेकिन जब उसके बाद जवाब देना शुरू किया ईरान ने तो पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि हाँ, ईरान ने सब्र से काम लिया, हिकमत अमली से काम लिया और 40 सालों से ईरान जंग लड़ने की तैयारी कर रहा था और इजराइल से जंग लड़ने की नहीं बल्कि अमेरिका से। इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान ने तैयारी नहीं की है बल्कि अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की तैयारी की है। और ईरान ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि वो अमेरिका से जंग लड़ने की सलाहियत रखता है और अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर करेगा। और अब सऊदी अरब ने जिस तरह खुलकर साथ दिया है, पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि 21 मुस्लिम ममालिक ने, और जिनका ताल्लुक़ इसी रीजन से है, यानी ईरान के आसपास जितने ममालिक हैं, खा वो मशरिक़ वस्ता यानी वो एशिया में आते हों या नॉर्थ अफ्रीका में आते हो, उन तमाम ममालिक ने खुलकर ईरान की हिमायत की और इजराइल के हमले की मजम्मत की। अब देखना यह है कि ये मामला आगे कहाँ तक पहुँचता है। क्या आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है तीसरी वर्ल्ड वार में तब्दील हो जाएगी? क्योंकि वर्ल्ड वार उसी वक्त शुरू होती है जब दुनिया के बड़े बड़े ममालिक 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। तो ईरान और इजराइल की लड़ाई में एक तरफ अमेरिका है जो सुपर पावर कहलाता है, तो ईरान और रूस, अब माफ़ कीजिएगा, चीन और रूस अब ईरान के साथ हैं जो दोनों भी मजबूत और सुपर पावर हैं। तो लोगों को यही लग रहा है कि जो लड़ाई है तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना तज्ज़िया, अपना नज़रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।